बायोटेक्नोलॉजी के बच्चों हम टूल समझ चुके हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस या बायोटेक में कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो की जाती है इनके बारे में हम समझेंगे। पहले इन स्टेप्स के हम नाम लिख लेते हैं, डिटेल में एक करके समझेंगे। स्टेप्स इन्वॉल्व इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग। पहला आता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, दूसरा फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डीएनए बाहर निकलेगा, आरी से काटेंगे। आरी से जब उसको काट दिया जाएगा तो उसके बाद उसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके डिजायर्ड जीन को ढूंढेंगे। डिजायर्ड जीन के नंबर कम है तो पीसीआर से बढ़ाएंगे। फिर इसको बच्चों हम डिजायर्ड जीन को वेक्टर के साथ जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। फिर उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करेंगे। होस्ट सेल के अंदर जब ट्रांसफर करेंगे तो उसमें से ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल का सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद हम फॉरेन जीन को ऑब्टेन करेंगे। फॉरेन जीन प्रोडक्ट मतलब प्रोटीन को ऑब्टेन करेंगे और लास्ट में डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग चलाते हैं। ये बच्चों बायोटेक में कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो की जाती है उसके बस मैंने नाम लिखे। अब इन्हीं सारे स्टेप को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। क्लियर? ये तो बस मैंने हेडिंग लिखी है, एक एक करके सबको समझते हैं। स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए। बायोटेक जब भी शुरू होती है पहला काम होता है डीएनए का आइसोलेशन। वही यहां से हम स्टार्ट करते हैं, ये नोट कर लो। पहला पार्ट यहां पर आता है और वो है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। मान लीजिए बच्चों हम डीएनए आइसोलेशन करने जा रहे हैं बैक्टीरियल सेल से। आपको समझाने के लिए एक टेस्ट ट्यूब के अंदर बैक्टीरियल सेल रखिए। इस बैक्टीरियल सेल के अंदर बाहर की तरफ तो होती है सेल वॉल, इसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। अब मुझे इतना बताओ, हमें इस डीएनए को बाहर निकालना है। तो डीएनए को बाहर निकालना है तो इसकी सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करना पड़ेगा। आप बताओ, बैक्टीरिया से बाहर निकालना है, सेल वॉल तोड़ना है, कौन सा एंजाइम? हां, सेल वॉल को तोड़ना है बैक्टीरिया के अंदर, कौन सा एंजाइम? तो यहां पर एंजाइम यूज करेंगे लाइसोजाइम। मेम्ब्रेन को तोड़ना है या तो हाई स्पीड पे घुमाओ या एक और अच्छा तरीका होता है लाइपेज एंजाइम मिला दो। लाइपेज जो होता है लिपिड को तोड़ेगा और मेम्ब्रेन जो होती है मेनली लिपिड से बनी है, तो ये लाइपेज लिपिड को तोड़ेंगे, मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में इन दोनों को यहां पर मिक्स कर देंगे, मतलब लाइसोजाइम लाइपेज को मिला देंगे। जैसे इनको मिलाएंगे तो मिलाने से ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के आप देखो ब्रेक फ्रेगमेंट्स हो गए, मतलब ये ऐसे टुकड़ों में टूट गई। सेल वॉल भी टूट गई, सेल मेम्ब्रेन भी टूट गई एंजाइम डालने से। अब बच्चों इसको यहां पर हाई स्पीड पर ऐसे रोटेट करेंगे। टेस्ट ट्यूब को ऐसे रोटेट करना, घुमाना, इस प्रोसेस को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब हाई स्पीड पे घुमाना। हाई स्पीड पे घुमाने से क्या होता है कि ये जो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के फ्रेगमेंट्स है ये सब नीचे बैठ जाते हैं, मतलब यहां पर नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं कुछ इस तरह से। ये जो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के टुकड़े से नीचे की तरफ बैठ जाएंगे और जैसे ये नीचे बैठेंगे ऊपर की तरफ ये डीएनए रह जाएगा। लेकिन एक खास बात, जब हम इस सेल को तोड़ेंगे तो सेल में से तो आरएनए प्रोटीन सब बाहर निकलेगा। तो जैसे ये सेल टूटेगी तो यहां से डीएनए आरएनए प्रोटीन सब बाहर आ जाएंगे। अच्छा, इस सेल में से तो सारी चीजें बाहर आ जाएगी, तो डीएनए आरएनए प्रोटीन सब बाहर आ गए। हां, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के टुकड़े नीचे बैठ जाएंगे। अब इनको लेके डीएनए आरएनए प्रोटीन जो बने हैं, इन तीनों में से हमें रिक्वायरमेंट किसकी है? अच्छे से बताना, किसकी रिक्वायरमेंट है? हमें रिक्वायरमेंट डीएनए की है। आरएनए की जरूरत नहीं है, प्रोटीन की जरूरत नहीं है। बताओ, आरएनए को तोड़ना है, कौन सा एंजाइम? हां, आरएनए तोड़ने के लिए हम यहां पे डालेंगे आरएनएज, मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर आरएनएज मिला देंगे। अच्छा, इसी तरह से प्रोटीन को तोड़ना हो तो वेरी गुड, प्रोटीएज डाल देंगे। अब ये आरएनएज आरएनए को तोड़ेगा, प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ेगा, मतलब आरएनए और प्रोटीन को क्या कर दिया जाएगा? डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि हमें जरूरत केवल डीएनए की है। अरे बात समझ में? तो हम यहां आरएनएस प्रोटीएस का यूज करते हैं। अच्छा, मुझे बताओ, हमने डीएनएस का यूज क्यों नहीं किया? अरे डीएनएस का यूज करते तो डीएनए टूट जाता, तो फिर आइसोलेशन क्या होता? तो हम डीएनएस का यूज नहीं करते, बाकी आरएनएस प्रोटीएस का यूज करते हैं, ताकि आरएनए और प्रोटीन यहां ब्रेक हो जाए। अभी जो बताया इतना पहले नोट कर लो, ये डायग्राम नोट कर लो। नोट किया इतना? अच्छा, इसी को हम नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं। ये बच्चों हमने अभी टेस्ट ट्यूब के अंदर आरएनएस प्रोटीएस डाला। जैसे टेस्ट ट्यूब के अंदर इन दोनों को यहां पर मिक्स किया, तो मिक्स करने से यहां पर आरएनएस ने आरएनए को तोड़ा, प्रोटीएस ने प्रोटीन को डिस्ट्रॉय किया। आरएनए ब्रेक हो गया, प्रोटीन ब्रेक हो गया। बताओ क्या बचा? डीएनए, मतलब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डीएनए बचा है। अच्छा, इस टेस्ट ट्यूब में केवल डीएनए होता है, बाकी सब टूट चुके हैं। केवल डीएनए है, लेकिन वो डीएनए आपको दिखाई नहीं देगा। डीएनए को अगर आपको देखना है, मतलब मैं सेल में से डीएनए बाहर निकाल के रख भी दूं, दिखेगा नहीं।
आप लोग चाहते हैं कम से कम उसके व्हाइट कलर के थ्रेड्स तो कुछ नजर आए, तो इसके लिए हम टेस्ट ट्यूब में चिल्ड इथेनॉल मिलाते हैं। चिल्ड इथेनॉल मिलाने का फायदा यह होता है फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। डीएनए आइसोलेशन में चिल्ड इथेनॉल क्यों मिलाते हैं? डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए। मतलब जैसे हम टेस्ट ट्यूब के अंदर ये चिल्ड इथेनॉल डालेंगे, तो चिल्ड इथेनॉल क्या करता है, जो डीएनए के मॉलिक्यूल होते हैं, इन डीएनए के मॉलिक्यूल के साथ ये इथेनॉल के मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ते हैं और उसका ऐसे यहां पर प्रेसिपिटेशन कर देते हैं। ये बच्चों डीएनए के थ्रेड ऐसे यहां पर प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। पहले आपको दिखाई नहीं दे रहे थे, चिल्ड इथेनॉल डालते ही ये ऐसे थ्रेड्स की फॉर्म में दिखेगा। एग्जैक्टली मैं बताऊं तो कुछ इस तरह से यहां दिखाई देने लग जाता है, ये ऐसे ऐसे नजर आने लग जाता है। अच्छा, यहां से बच्चों अब इसको बाहर निकालना है, भाई इस टेस्ट ट्यूब में से इन थ्रेड्स को बाहर निकालना है। तो इनको बाहर निकालने के लिए हम एक ऐसा ब्रश डालते हैं। जैसे ये ब्रश डालेंगे, इस ब्रश को टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और हल्के हाथ से घुमाएंगे। टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्रश को मिलाएंगे, हल्के हाथ से ऐसे घुमाएंगे, तो ये जितने भी डीएनए के थ्रेड्स है इसके चारों तरफ ऐसे बाइंड अप हो जाएंगे और इसको फिर ऐसे खींच के बाहर निकालेंगे। मतलब ये डीएनए चारों तरफ ऐसे इसके बाइंड अप रहेगा और इसको ऐसे खींच के बाहर निकालेंगे। जब इसको यहां से बाहर निकालते हैं तो इस प्रोसेस को स्पूलिंग कहा जाता है। प्रोसेस का नाम स्पूलिंग। स्पूलिंग का मतलब टेस्ट ट्यूब में से थ्रेड्स को ऐसे बाहर निकालना, डीएनए थ्रेड्स को बाहर निकालना, ये स्पूलिंग कहलाता है। ये बच्चों एग्जैक्टली कुछ इस तरह से ऐसे इन थ्रेड्स को ऐसे बाहर निकाल रहे, ऐसे यहां से ऐसे बाहर निकाल रहे, ये स्पूलिंग कहलाता है। तो डीएनए दैट सेपरेट आउट कैन बी रिमूव बाय स्पूलिंग। मतलब यहां से डीएनए को ऐसे सेपरेट करने के लिए हम इन स्पूलिंग टेक्निक का यूज करते हैं। आपके एनसीईआरटी में ये दोनों डायग्राम बना रखे, तो ध्यान रखना, चिल्ड इथेनॉल डालने से ऐसे यहां पर थ्रेड्स बन जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाता है, और ऐसे बाहर निकालना उसको फिर स्पूलिंग नाम दे देते हैं। क्लियर? तो हमने यहां पर क्या समझा, चिल्ड इथेनॉल मिलाने का पर्पस क्या है, तो क्या बताओगे? हां, ये डीएनए के प्रेसिपिटेशन में काम आता है। अब बच्चों यहां से ये जो डीएनए इस तरह से यहां से हम बाहर निकालेंगे। अब ये डीएनए बाहर आ चुका है, डीएनए आइसोलेट हो गया। अब हमें इस डीएनए को कट करना है। किससे काटे? हां, डीएनए को कट करना एंजाइम आरई। तो अगला पार्ट यही कि इसको हम काटेंगे। अभी हमने पहला काम डीएनए का आइसोलेशन किया। तो बायोटेक की पहली स्टेप आती है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ये बच्चों हमने समझा कि डीएनए को आइसोलेट कैसे किया जाता है। समझ में बच्चों अच्छे से? बहुत आसान है। सेल वॉल तोड़ी, सेल मेम्ब्रेन तोड़ी, आरएनएस प्रोटीनेस डाले, आरएनए डिस्ट्रॉय, प्रोटीन डिस्ट्रॉय, और डीएनए बाहर आ गया। तो बहुत आसान सी प्रोसेस होती है। ये डायग्राम बना लीजिएगा। बना लिया इसको। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पर। सेकंड स्टेप, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये डीएनए बाहर आ गया। अब इसको हम काटेंगे तो आरई से काटेंगे। जैसे इसके ऊपर आरई डालेंगे, डीएनए के ऐसे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। अब ये इतने सारे फ्रेगमेंट्स बन गए। इन फ्रेगमेंट्स में से मान लीजिए ये डिजायर्ड जीन है, तो अब हम इसको कैसे पहचाने? मतलब पूरे डीएनए में से डिजायर्ड जीन को कैसे ढूंढे? तो इसका एक तरीका मैंने सिखाया था आपको। रैंडमली हम ढूंढ सकते हैं। उसके लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह का यूज करते हैं। तो जो फ्रेगमेंट बन गए, अब इन फ्रेगमेंट में से अगली स्टेप आती है अगेरो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर आइसोलेटिंग डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन को आइसोलेट करते हैं। ये बच्चों यहां से जितने भी फ्रेगमेंट्स थे, इनको उठा के अगेरो जेल में डाल देंगे। और अगेरो जेल में साथ ही साथ मैंने आपको समझाया था कि मार्कर भी डाल देते हैं। मान लीजिए डिजायर्ड जीन की साइज, समझाने के लिए, साइज 15 kb की है। तो जो मार्कर डीएनए में 15 kb के सामने वाला होगा, 15 kb के सामने वाला होगा, यही तो डिजायर्ड जीन होगी। फिर यहां से इसको बच्चों ऐसे कट करेंगे। कट करने के बाद उसको हम मेल्ट करेंगे, डिजायर्ड जीन बाहर आएगी। बताओ, जेल में से डीएनए को ऐसे बाहर निकालना, प्रोसेस का नाम इल्यूशन। प्रोसेस का नाम क्या कहलाता है? तो इल्यूशन कर देते हैं। इल्यूशन से डीएनए बाहर आ जाएगा। अच्छा, कंफर्म करने के लिए इसकी हम सीक्वेंसिंग भी करा सकते हैं। तो हम यहां पर अगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डिजायर्ड जीन को इस तरह से बाहर निकलवा देते हैं। डिजायर्ड जीन बाहर आ चुकी है। अब इसकी नंबर कम है, इसकी नंबर को बढ़ाना है। बताओ क्या करें? नंबर बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या कर दिया जाए? पीसीआर। तो अगला पार्ट इसमें ये आता है, पीसीआर की जाए। बात समझ में? ये सब बातें मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं। अगेरो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, कैसे काम करती है, सब आप जानते हैं अच्छे से। क्लियर? डायग्राम चाहे तो आप बना सकते हो। क्लियर? ये समझाने के लिए। क्लियर हुआ सबको अच्छे से? अच्छा, इस डिजायर्ड जीन की अब नंबर बढ़ानी है। तो अगले स्टेप चलती है फोर्थ, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय पीसीआर। पीसीआर करना है। पीसीआर कब करते हैं? इन दिस रिएक्शन
इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। डिजायर्ड जीन की हम कई सारी कॉपी बढ़ा देते हैं। पीसीआर कैसे करते हैं ये सब कुछ मैं आपको समझा चुका हूं। इसमें हम एक ऐसी मशीन काम में लेते हैं, याद है, पीसीआर मशीन। उस पीसीआर मशीन में डिजायर्ड जीन को डाल देंगे, इसके अंदर जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं, प्राइमर डाल देंगे, एक स्पेशल एंजाइम टेक डीएनए पॉलीमरेज, याद है कुछ ऐसा, तो टेक डीएनए पॉलीमरेज इसके अंदर डालेंगे। वो थर्मोस्टेबल एंजाइम था। इसके ट्यूब को बंद करेंगे, पीसीआर मशीन में लगाएंगे, 3 स्टेप फॉलो करेंगे। कौन कौन सी? डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन। तो यहां पे बच्चों वही इसकी 3 स्टेप आ जाएगी। डीनेचुरेशन 94 पर, दोनों स्ट्रैंड अलग। एनिलिंग में प्राइमर जुड़ गए, ये यहां पर जो अटैच है ये बच्चों यहां पर कहलाएंगे प्राइमर। प्राइमर अटैच किए जाते हैं 54 डिग्री पर, एनिलिंग कहलाते हैं। और फिर ऐसे लंबी चेन बनती जाती है, इसको हम कह देते हैं एक्सटेंशन, जो कि 72 डिग्री पे होगा टेक डीएनए पॉलीमरेज से। तो बताओ डिजायर्ड जीन की 1 से कितनी नंबर हो गई? 2। फिर एक बार और साइकिल रिपीट करो, फिर से रिपीट करो, तो इसकी नंबर 4, 4 से 8। तो हम डिजायर्ड जीन की ऐसे मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं। लेकिन यह काम सेल के बाहर होता है, सेल के अंदर नहीं। पीसीआर हमेशा सेल के बाहर होता है, यह इन विट्रो प्रोसेस होती है, इन विट्रो ये काम किया जाता है। अब एक बात ये हमेशा याद रखना, पीसीआर ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल से क्या मतलब? अगर मेरे पास डिजायर्ड जीन की नंबर पहले से ही ज्यादा है तो फिर पीसीआर करने की जरूरत नहीं है। हां, नंबर कम है तो उसके नंबर को एम्पलीफाई करने के लिए फिर हम पीसीआर करते हैं। तो ध्यान रखना, बायोटेक के अंदर पीसीआर हो भी सकता है, नहीं हो सकता, दोनों बातें। जो बात यहां समझे, क्लियर हुई? अच्छा, डिजायर्ड जीन की नंबर भी बढ़ चुकी है। अब इस डिजायर्ड जीन को वेक्टर के साथ जोड़ना है। तो अगला पार्ट यही आता है, डिजायर्ड जीन की नंबर बढ़ा दी, अब इसको हम वेक्टर के साथ जोड़ेंगे। लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड जीन इनटू वेक्टर, वेक्टर के अंदर हम जोड़ेंगे एंड 10 फॉर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। इसको बच्चों आप ऐसे समझिएगा, ये डिजायर्ड जीन को लाने के लिए मान लीजिए हमने इको R1 RE से काटा था, तो यहां पर जो वेक्टर लिया गया, इस वेक्टर को किस RE से काटे? सेम या डिफरेंट? हां, कट बाय सेम RE। अच्छा, सेम RE से क्यों काटते हैं? ताकि यहां पर जो स्टिकी एंड बनेंगे वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे, ताकि इनको ज्वाइन करना आसान हो जाएगा। अच्छा, जैसे इको R1 डालेगा यहां कट लगाएगा, क्योंकि यहां साइट है, यहां कट लगाते ये कट लगा, कट लगाने के बाद अब इनको चिपकाना है, और ये एंड एक दूसरे के कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री है। अब इनको चिपकाना है एंजाइम, वेरी गुड, लाइगेज। तो लाइगेज एंजाइम से इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, और जैसे ज्वाइन करेंगे अब ये डिजायर्ड जीन आके यहां जुड़ गई, और इस डीएनए को कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इस तरह से यहां पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। तो डिजायर्ड जीन को वेक्टर के साथ जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेते हैं। अब मुझे बताओ, ये ज्वाइन करने वाला एंजाइम लाइगेज था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का करे क्या? सोचो। हां, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उठा के होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर किया जाए। कहां? होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर किया जाए। तो यही अगला पार्ट आता है, इसको भी नोट कर लो। अच्छा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया, इसको हम होस्ट सेल में पहुंचाए। अच्छा, एक तरीका और आज के टाइम पे ये आया कि हम वेक्टर का यूज ना करें, मतलब डायरेक्ट डिजायर्ड जीन को भी हम होस्ट में डाल सकते हैं। उसके भी कुछ तरीके आज के टाइम पर डेवलप हो चुके हैं, बिना वेक्टर के भी जीन पहुंचा सकते हैं। तो कौन से तरीके से हम जीन पहुंचा सकते हैं? जीन पहुंचाने की 2 मेथड होती है, एक इनडायरेक्ट मेथड, एक डायरेक्ट मेथड। इन मेथड को हम बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला आता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब जीन ट्रांसफर बाय यूजिंग वेक्टर। वेक्टर का यूज करना है, मतलब यहां पर ये बच्चों वेक्टर है, और इस वेक्टर के साथ यहां पर इस तरह से ये डिजायर्ड जीन लगा रखी होगी। तो हम इस तरह से इन वेक्टर का यूज करके जीन पहुंचाएंगे। लेकिन आज के टाइम पर ये जो डिजायर्ड जीन होती है, बिना वेक्टर के भी डायरेक्ट पहुंचा सकते हैं। तो उसी मेथड को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। नाम से समझ में आता है, डायरेक्ट मतलब बिना वेक्टर के पहुंचा दो। तो इसको हम कह सकते हैं वेक्टर लेस जीन ट्रांसफर। बिना वेक्टर के भी हम जीन पहुंचा सकते हैं, वेक्टर लेस जीन ट्रांसफर। तो 2 तरीके हो चुके हैं, या तो हम वेक्टर का यूज करें या बिना वेक्टर के भी। अच्छा, इनडायरेक्ट तरीके में वेक्टर का यूज करके हम जीन पहुंचाते हैं, तो ये अलग अलग तरीके हैं। बैक्टीरिया में कैसे पहुंचाते हैं, प्लांट में कैसे पहुंचाते हैं, एनिमल में कैसे ट्रांसफर करते हैं,
ये सारी बातें हम एक एक करके समझेंगे। तो जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल इनडायरेक्ट तरीके से कैसे कैसे पहुंचाई जाती है, मैं आपको सभी तरीके यहां आपको बताऊंगा। अब डायरेक्ट तरीके की बात करें तो ये भी कई तरीके के हो सकते हैं। डायरेक्ट जीन ट्रांसफर करने के आज के टाइम पे होते हैं जैसे माइक्रो इंजेक्शन मेथड, इसी तरह से इलेक्ट्रोपोरेशन, पार्टिकल गन मेथड, इसी तरह से केमिकल मीडिएट, केमिकल केल से पहुंचा सकते हैं, या लाइपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। तो जीन ट्रांसफर के डायरेक्ट तरीके भी बहुत सारे हैं। हम बच्चों इन सारे तरीके को समझेंगे। पहले मैं आपको इनडायरेक्ट मेथड समझाऊंगा, फिर मैं आपको डायरेक्ट तरीके भी समझा दूंगा। क्लियर? तो पहले इनको लिख लीजिए। इनडायरेक्ट मतलब ये और डायरेक्ट मतलब ये चाहे मत लिखो अभी। इन सारे मेथड को हम एक एक करके आगे डिटेल में समझेंगे अभी। क्लियर? सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनडायरेक्ट मेथड से, और उसमें भी पहला तरीका जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया। तो मैं आपको बैक्टीरिया में सबसे पहले समझा रहा हूं। पहला पार्ट आता है जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैसे पहुंचाते हैं? ये बच्चों यहां टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर ये बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियल सेल के अंदर सेल वॉल होती है। सेल वॉल के ठीक अंदर की तरफ आप देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन भी है, सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, और ये हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अच्छा, डीएनए पहले मुझे इतना बताओ, मैक्रोमोलिक्यूल होता है या माइक्रो? छोटा होता है या बड़ा? हां, हमने शुरुआत जब टॉपिक की स्टार्टिंग की थी मोलिकुलर बेसिस में यही बताया था कि डीएनए बड़ी साइज के होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। इनमें फॉस्फेट होता है, तो फॉस्फेट होने की वजह से ये हाइड्रोफिलिक नेचर के भी होते हैं, हाइड्रोफोबिक नहीं, हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं। तो यहां रिकॉम्बिनेंट डीएनए की खास बात, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं और हाइड्रोफिलिक होते हैं। अच्छा, मैक्रो होने की वजह से ये सेल के अंदर आसानी से नहीं पहुंचते, और हाइड्रोफिलिक होने से एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये मेम्ब्रेन उनको जाने नहीं देती। मेम्ब्रेन से हाइड्रोफोबिक को पहुंचाना आसान है। किसको? हाइड्रोफोबिक को। हाइड्रोफिलिक को पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बच्चों इसको अंदर ट्रांसफर तो करना है। अब बात आती है कि इस बड़े डीएनए को यहां ट्रांसफर कैसे किया जाए, कैसे इसको ट्रांसफर करें। ट्रांसफर करने का एक ही तरीका यहां दिख रहा है कि यहां इस सेल के अंदर हमें पोर बनाना पड़ेगा, उस पोर के थ्रू ही यह अंदर पहुंचेगा। अब बात आती है यहां पोर कैसे बनाए। पोर बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, इसके अंदर ऐड किया जाता है डाइवेलेंट कैटायन लाइक कैल्शियम आयन। मतलब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कैल्शियम को मिला दिया जाता है। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या मिला देंगे? कैल्शियम। जैसे ये सेल थी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, और ये कैल्शियम मिला दिया। कैल्शियम मिलाने से फायदा ये होता है कि ये कैल्शियम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस सेल वॉल के साथ बाइंड करने में हेल्प करता है। कैल्शियम पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस नेगेटिव चार्ज वाले डीएनए को यहां बाइंड करने में हेल्प कराता है। अच्छा, एक बात समझना, कैल्शियम डालने से फायदा यह होता है कि यह कैल्शियम इस डीएनए को तो यहां बाइंड करता है, साथ ही साथ कैल्शियम की सेल वॉल के साथ एफिनिटी भी ज्यादा होती है। मतलब यह कैल्शियम यहां पर सेल वॉल और डीएनए को आपस में बाइंड करने में हेल्प कराता है। एक बात यह ध्यान रखना, बिना कैल्शियम के भी जीन ट्रांसफर हो सकता है। बिना कैल्शियम के भी जीन ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन सक्सेस रेट बहुत कम होती है। कैल्शियम डालने से फायदा यह होता है कि यह बड़े आसानी से अंदर पहुंच जाएगा, इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो इस सेल की डीएनए अपटेक की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कैल्शियम डालते हैं, और अगर सेल की कैल्शियम डालने से एफिशिएंसी बढ़ जाए तो ऐसी सेल्स को कॉम्पिटेंट सेल कहते हैं। कॉम्पिटेंट सेल किसको कहते हैं? डेफिनेशन ध्यान रखना, दिस सेल इज मोर एफिशिएंट फॉर अपटेक ऑफ डीएनए। मतलब ऐसी सेल जो डीएनए अपटेक की एफिशिएंसी ज्यादा रखती है उसे हम कॉम्पिटेंट सेल कहते हैं। कौन सी सेल कहते हैं बच्चों? कॉम्पिटेंट। और कॉम्पिटेंट सेल बनाने के लिए कौन सा आयन यूज करते हैं? कैल्शियम। डाइवेलेंट कैटायन का यूज करते हैं, मोनोवेलेंट नहीं, डाइवेलेंट कैटायन कैल्शियम का यूज करते हैं, और इसकी हेल्प से ही यह यहां आसानी से बाइंड अप कर जाता है। क्लियर? ये अच्छा, एक बार फिर पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या बिना कैल्शियम के जीन ट्रांसफर हो सकता है? यस, हो तो सकता है, लेकिन एफिशिएंसी कम होती है। एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कैल्शियम मिलाते हैं, और एफिशिएंसी ज्यादा हो गई, सेल का नाम कॉम्पिटेंट सेल। ऐसे पूछेंगे व्हाट इज कॉम्पिटेंट सेल, तो क्या बताओगे? ऐसी सेल जिसके डीएनए अपटेक की पावर ज्यादा है, कॉम्पिटेंट सेल कहलाती है। बात समझ में? ये जितना भी काम किया जाता है सब कुछ बच्चों आइस के अंदर किया जाता है। मतलब ये जो टेस्ट ट्यूब होती है आइस के अंदर ऐसे रख दी जाती है, आइस के अंदर 0 डिग्री के अंदर ये सारा काम किया जाता है। सब कुछ आइस के अंदर किया जाता है। अभी तक की जो बात मैंने आपको समझाई, क्लियर हुई? तो हमने यहां पर कैल्शियम डाला,
डीएनए सेल वॉल से अच्छे से बाइंड हो जाता है, सब कुछ काम आइस पे हो रहा था। इतना डायग्राम पहले बना लो। अच्छा, अब क्या करते, यहां पे बच्चों अब क्या किया जाएगा, ये डायग्राम अभी हमने बनाया, आइस पे रखा हुआ था, सारा काम आइस पे था, कैल्शियम रखा हुआ था, ये यहां जुड़ा था। अब इसको उठा के हम सडन ट्रांसफर करेंगे 42 डिग्री पे। इसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा। इस फ्लास्क के अंदर समझिएगा आइस भरा हुआ है, टेस्ट ट्यूब रखी हुई है, टेस्ट ट्यूब रखी हुई है, चारों तरफ क्या भरी हुई आइस, कितना डिग्री, 0 डिग्री। अब हम एक फ्लास्क और लेंगे, इस फ्लास्क के अंदर वाटर को गर्म करेंगे, और वाटर को गर्म करके यहां बच्चों जब वाटर को गर्म करेंगे तो वाटर को गर्म करते करते 42 डिग्री पहुंचा देंगे, और अब हम यहां से टेस्ट ट्यूब को उठा के सडनली इसको 42 पे पहुंचाएंगे। मतलब यहां एक फ्लास्क लेंगे, 42 डिग्री पानी गर्म कर रखा है, अब इसको उठा के सडनली ट्रांसफर करना है, अचानक से यहां पहुंचाना है। जैसे बच्चों अचानक से यहां पहुंचाओगे तो अचानक पहुंचाने से सेल को क्या फील हुआ, पहले 0 डिग्री था, सेल सोच रही थी सब कुछ ठंडा ठंडा है, लेकिन अचानक 42 पे डाल दिया तो सेल को एक हल्का सा झटका लगता है कि अचानक से आग किसने लगा दी, या गर्माहट किसने कर दी, मतलब यहां ये गर्मी कैसे हो गई, ऐसे आग किसने लगा दी। अब बच्चों सेल को अचानक झटका लगा, तो इस झटके लगने की वजह से ही, इस झटके की वजह से ही इस सेल वॉल के अंदर यहां ऐसे पोर बन जाते हैं। सडन ट्रांसफर करने का फायदा क्या होता है, सेल को शॉक लगता है, झटका लगता है, और उसी शॉक की वजह से यहां पोर क्रिएट हो गया। शॉक की वजह से क्या बन गया बच्चों, पोर। तो यह सडन ट्रांसफर करने का फायदा होता है। अगर आप इस टेस्ट ट्यूब को धीरे धीरे ट्रांसफर करोगे, मतलब 0 डिग्री, फिर 5 डिग्री, फिर 10 डिग्री, धीरे धीरे ट्रांसफर करते, तो सेल अपने आप को एडजस्ट कर लेती। लेकिन सडन ट्रांसफर करने से फायदा यह हुआ कि सेल को एक झटका लगा, शॉक लगा, और उसी की वजह से पोर बन गया। अच्छा, पोर बनने से फायदा क्या है कि यह डीएनए यहां ट्रांसफर करेगा। एक बात यह ध्यान रखना, जब इसको 42 डिग्री पर रखते हैं तो जस्ट फॉर 2 मिनट, इसको बच्चों यहां पर केवल 2 मिनट के रखना है। बिल्कुल वॉच में देखते रहो कि यह 2 मिनट ही होना चाहिए। जैसे 42 डिग्री पर 2 मिनट हुआ, उसी टाइम वापस इसको सडनली 0 डिग्री पे पहुंचाएंगे। मतलब 2 मिनट ही रखना है, ज्यादा देर नहीं। ज्यादा देर रखने पर क्या होता है कि इन पोर से बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म लीक हो सकता है, सेल की भी डेथ हो सकती है। तो बस 2 मिनट के लिए इसको शॉक देना है, क्योंकि ज्यादा शॉक देने पर यह परमानेंट शॉक में चली जाएगी, मतलब सेल की ही डेथ हो जाएगी। हम इसको केवल 2 मिनट के लिए रखेंगे, ओनली फॉर 2 मिनट। क्लियर। अब बच्चों इसको फिर से क्या करेंगे, आइस पे रखेंगे, मतलब यहां पे आइस भरी हुई है, फिर इस टेस्ट ट्यूब को उठा के यहां डाल देंगे। अच्छा, ये डीएनए अंदर पहुंच चुका है, देख रहे हैं आप। आइस में डालने से क्या होता है कि ये जो पोर बने हैं, ये जो गैप बनी है, इस गैप को वापस रीफिल किया जाए। और इस गैप को वापस भरना भी पड़ेगा, तो इसीलिए वापस 0 डिग्री पर रखते हैं ताकि ये गैप वापस फिल हो जाए। मतलब यहां पर आप देखोगे ये गैप फिल हो गई। तो इस गैप को फिल करने के लिए हम इसको वापस कहां रखते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने किया क्या, 0 से 42 पे रखा और 42 से वापस 0 पे कर दिया। 0 से 42 क्यों किया, सेल को हमने टेम्परेचर देके एक शॉक लगाया ताकि ऐसे पोर क्रिएट हो जाए। अब ये जो प्रोसेस मैंने आपको समझाई, इस प्रोसेस को एग्जैक्ट कहा जाता है हीट शॉक ट्रीटमेंट। हीट मतलब टेम्परेचर, तो टेम्परेचर लगा के सेल को शॉक देने वाला ट्रीटमेंट हीट शॉक ट्रीटमेंट। और इसी हीट शॉक ट्रीटमेंट की वजह से ही यहां पे बच्चों ये डीएनए फाइनली इस बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। कैसे ये प्रोसेस हुई समझ में आया बच्चों, क्या क्या बताया मैंने आपको। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम आयन डालो। कैल्शियम क्यों डालते हैं, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। सेल का नाम कॉम्पिटेंट सेल। सारा काम आइस पे हुआ, सडनली 42 पे रखा, पोर बने, फिर सडनली 0 पे रख दिया ताकि ये पोर वापस सील हो जाए। अरे बात समझ में। और ये जो डीएनए आप देख रहे हो आप अंदर की तरफ इंटर हो चुका है। क्लियर। ये डायग्राम बच्चों अब आप बना भी लीजिएगा। ये सारी बातें अपनी एनसीईआरटी में लिखी है, लेकिन एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है, इसको एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा है। मैंने आपको डायग्राम से समझाया। डायग्राम बना के समझोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, लगेगा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट चल रहा है। क्लियर। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों हम ये समझेंगे प्लांट के अंदर जीन ट्रांसफर कैसे किया जाता है। प्लांट में जीन ट्रांसफर कैसे किया जाता है। प्लांट में जीन ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। इसमें जो बैक्टीरिया यूज किया जाता है उसमें एक है एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। इस एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के अंदर एक प्लाज्मिड होता है जो बच्चों जीन ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। इसी तरह से एक दूसरा बैक्टीरिया और काम में लिया जाता है एगेरोबैक्टीरियम राइजोजीन।
दो तरह के बैक्टीरिया काम में लिए जाते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन। इन बैक्टीरिया की क्या खास बात है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस की खास बात ये होती है कि इस बैक्टीरिया में एक टीआई प्लाज्मिड होता है। टीआई का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये नाम हमने पहले भी लिखा था, टीआई प्लाज्मिड। अब बच्चों इसके बारे में हम डिटेल में और यहां आप समझेंगे। अभी इस बैक्टीरिया के अंदर टीआई प्लाज्मिड होता है। अब ये जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है, जैसे बच्चों आप इसको ऐसे समझो, ये बैक्टीरियल सेल है, इस सेल के अंदर ये मेन डीएनए, और मेन डीएनए के अलावा ये बच्चों यहां पर बैठा होता है ऐसे ये टीआई प्लाज्मिड। ये टीआई प्लाज्मिड है इस बैक्टीरिया के अंदर, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के अंदर। अब ये टीआई प्लाज्मिड करता क्या है? टीआई प्लाज्मिड कोज क्राउन गोल डिजीज इन डाइकोट प्लांट। ये प्लांट के अंदर क्राउन गोल डिजीज करता है। क्राउन गोल डिजीज में होता क्या है? इस डिजीज के अंदर प्लांट के अंदर एक तरह से ट्यूमर बन जाती है। मतलब ऐसे समझिए, जैसे ये प्लांट है, इस प्लांट की ये कोई सेल है। अब ये सेल यहां पर क्या करती है? अनकंट्रोल्ड डिवाइड करती जाती है। ऐसे अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता जाता है, और अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने की वजह से यहां पर एक ट्यूमर बन जाता है। और ये जो ट्यूमर बना, इसी ट्यूमर को एग्जैक्ट कहा जाता है क्राउन गोल डिजीज। क्राउन गोल डिजीज में क्या हो जाता है? ट्यूमर हो जाता है। ये एक तरह का प्लांट कैंसर ही आप कह सकते हो। कैंसर में ही होता है अनकंट्रोल से डिवीजन। सेम बात यहां पर भी है। यहां पर भी सेल अनकंट्रोल डिवाइड करती जाती है, और इसी अनकंट्रोल डिवीजन की वजह से यहां पर ट्यूमर बनता है। उसी को क्राउन गोल डिजीज नाम दी जाती है। क्लियर? अच्छा, ये होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के टीआई प्लाज्मिड के कारण। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन की बात करें तो इसके अंदर आरआई प्लाज्मिड होता है। जैसे ये सेल है, ये मेन डीएनए, ये प्लाज्मिड, और ये प्लाज्मिड होता है आरआई प्लाज्मिड। आरआई का फुल फॉर्म होता है रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड प्लांट के अंदर हैरी रूट डिजीज कॉज करता है। हैरी रूट डिजीज के अंदर ये क्या करता है? यहां पर बहुत ज्यादा एक्सेस में ऐसे यहां हेयर का डेवलपमेंट कर देता है, बहुत एक्सेस में। तो इसको कहा जाता है हैरी रूट डिजीज। बात समझ में? तो ये हैरी रूट डिजीज कॉज करने का काम करता है। दोनों की मैकेनिज्म एक जैसी होती है। हम यहां बच्चों इसको समझेंगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अपने एनसीईआरटी में इसी का नाम भी लिखा है, टीआई प्लाज्मिड के बारे में। तो हम इसी को ही और अच्छे से डिटेल में यहां पर पढ़ेंगे। क्लियर? तो यहां हम इसको ज्यादा अच्छे समझेंगे। हां, बात ध्यान रखना, इसमें भी सेम मैकेनिज्म होती है। यह जरूर याद रखो, आरआई प्लाज्मिड कहां है? तो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन के अंदर होता है। और टीआई प्लाज्मिड की बात करें तो यह एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के अंदर मिलता है। क्लियर? अब बात आती है ये कैसे क्राउन गोल डिजीज करता होगा, कैसे क्राउन गोल डिजीज होती होगी। इसको मैं एक हल्का सा यहां पर आप लोगों को डिटेल में समझाता हूं। एक्चुअली में होता क्या है, जैसे बच्चों प्लांट के अंदर ये बच्चों मान लीजिए प्लांट है, ये प्लांट सोइल में ग्रो कर रहा है। इसी सोइल के अंदर यहां पर ये बैक्टीरिया मिलता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस कहां मिलते हैं बच्चों? सोइल में। अब प्लांट में जहां पर भी, जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, तो इस प्लांट के अंदर जहां पर भी ऐसे कहीं पर वुंड हो जाती है, वुंड मतलब कट लग जा, कुछ भी हो गया, डैमेज हो गया, तो इस डैमेज वाली जगह पर होता क्या है कि ये बैक्टीरिया यहां पे पहुंचते हैं। इस डैमेज वाली जगह पर बैक्टीरिया यहां रिलीज हो जाते हैं, मतलब बैक्टीरिया यहां पर पहुंच जाते हैं। अच्छा, डैमेज वाली जगह से एक केमिकल रिलीज होता है एसिटोसिरिंगोन। डाइकोट प्लांट में जहां पर ये कट लगता है वहां से एक केमिकल रिलीज होता है एसिटोसिरिंगोन। ये नाम अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। एसिटोसिरिंगोन केमिकल क्या करता है? इन बैक्टीरिया को यहां पर मूव कराता है। और जब ये बैक्टीरिया यहां पर मूव कर जाते हैं तो मूव होने के बाद यहां की जो सेल्स होती है, इन सेल्स को अनकंट्रोल डिवाइड करती रहती है। और जब ये अनकंट्रोल डिवीजन होता जाता है तो इसी से बच्चों इस जगह पर ट्यूमर हो जाता है। ट्यूमर में एग्जैक्टली क्या होता है? प्लांट में कट लगा, वहां से एसिटोसिरिंगोन केमिकल रिलीज हुआ, उसी ने बैक्टीरिया को अट्रैक्ट किया, और उसी की वजह से यहां पर ये ट्यूमर कोस हो जाता है। क्लियर? इस ट्यूमर को एग्जैक्टली कैसे किया गया होगा? ट्यूमर बस ये ध्यान रखना, अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता जाता है। कैसे होता है यह मैकेनिज्म और डिटेल में मैं आपको समझाता हूं। होता क्या है पहले इतना नोट कर लीजिए। हो गया कंप्लीट। अब बच्चों यहां पर हम क्या करें, ये एक बैक्टीरिया की सेल आपको बना दी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस बैक्टीरिया को यहां ड्रॉ कर लिया है। क्लियर? ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के अंदर ये तो है मेन डीएनए, और ये बच्चों यहां पर होता है टीआई प्लाज्मिड। ये टीआई प्लाज्मिड, ये ध्यान रखना, टीआई प्लाज्मिड कौन से बैक्टीरिया में मिलता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। और ये नेचुरली मिलता है, ये नेचुरली इसके अंदर मिलता ही है। क्लियर? ये तो है बच्चों बैक्टीरिया की सेल होती है। क्लियर?
अब यहां पर ये बच्चों इस टीआई प्लाज्मिड के अंदर यहां से लेके यहां तक का, बहुत ध्यान सुना, पहले उसको बच्चों बहुत अच्छे से एक बार समझ लो, फिर इसको नोट कर लेना, पहले समझो अच्छे से। यहां से लेके और यहां तक का ये जो इतना सेक्शन है, ये इतना सेक्शन कहलाता है टीडीएनए। टीडीएनए इसलिए कहा जाता है टी फॉर ट्रांसफर, टी फॉर ट्रांसफर। ट्रांसफर नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि यही एग्जैक्टली प्लांट के अंदर ट्रांसफर होता है। प्लांट में पूरा नहीं जाता, प्लांट में ये टीडीएनए ही जाता है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं ट्रांसफर डीएनए। फिर सुनना, इस पूरे प्लाज्मिड का नाम बोलो, टीआई प्लाज्मिड। इस टीआई प्लाज्मिड के अंदर एक छोटा सेक्शन है, उसको हम क्या कह देते हैं, टीडीएनए। ये प्लांट के अंदर ट्रांसफर होता है। इसी के अंदर बच्चों टीआई प्लाज्मिड में एक जीन लगी होती है जिसका नाम है वीर जीन। वीर का मतलब यहां वायरुलेंट होता है, वायरुलेंट जीन। अच्छा, ये वायरुलेंट जीन कई पार्ट में से डिवाइड होती है, इसमें ए पार्ट होता है, बी पार्ट होता है, ऐसे इसके वीर जीन के भी अलग अलग पार्ट है, वीर ए, वीर बी, वीर सी, ऐसे अलग अलग पार्ट होते हैं। अब ये वीर जीन क्या करती है, इस टीडीएनए का रेप्लिकेशन भी कराती है। टीडीएनए का रेप्लिकेशन कराती है, मतलब इसकी कॉपी तैयार करती है और साथ ही साथ इसको प्लांट में भी भेजती है। क्लियर? अच्छा, इसके अंदर एक ओआरआई साइट होती है। ओआरआई साइट से तो ये पूरा डीएनए रेप्लिकेट करता है, बात सुनना, ओआरआई साइट से तो पूरा डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है, लेकिन वीर जीन की वजह से ये केवल टीडीएनए ही रेप्लिकेट करता है, केवल और केवल टीडीएनए रेप्लिकेट करता है, और वो बच्चों फिर प्लांट में ट्रांसफर भी हो जाता है। क्लियर? ये जो मैंने इतना बताया, एक बार फिर ध्यान समझना, इस पूरे प्लाज्मिड का नाम बोलो, टीआई प्लाज्मिड। ये छोटा सेक्शन टीडीएनए, छोटा सेक्शन वीर जीन, इसी के अंदर ओआरआई साइट है। अब इस टीडीएनए के अंदर आप ध्यान से देखो तो एक जीन लगी हुई है जो टीआई जीन कहलाती है। टीआई मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। ये बच्चों ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन होती है, मतलब यही जीन एग्जैक्टली ट्यूमर कॉज करती है। क्लियर? ये तो है बच्चों बैक्टीरिया की सेल। अब यहां पर ये जो मैंने ड्रॉ की है, ये है डाइकोट प्लांट की सेल, डाइकोट प्लांट की सेल। अब होता क्या है, मान लीजिए बच्चों ये कोई डाइकोट प्लांट है, ये एक डाइकोट प्लांट था। अब इस डाइकोट प्लांट में कहीं पर ऐसे ट्यूमर हो जाता है, मतलब कहीं पर ऐसे कट लग जाता है, तो इस कट वाली जगह से एसिटोसिरिंगोन केमिकल रिलीज होता है। वही एसिटोसिरिंगोन केमिकल इस वीर जीन का एक्सप्रेशन कराता है। प्लांट के अंदर एसिटोसिरिंगोन रिलीज हुआ, उसने इस वीर जीन का क्या करा दिया, वीर जीन का क्या करा दिया, एक्सप्रेशन, मतलब इसके प्रोडक्ट बनाए, प्रोटीन्स बनाए। अब वही प्रोटीन क्या करते हैं, ये जो टीडीएनए है, अच्छा यहां पर बच्चों ये तो प्लांट का डीएनए है, ये डीएनए ऑफ प्लांट सेल, ये बच्चों इस टीडीएनए का क्या करा देता है, रेप्लिकेशन। मतलब वीर जीन ने ही टीडीएनए को यहां पर क्या कर दिया, रेप्लिकेट, उसका रेप्लिकेशन कर दिया, उसकी एक कॉपी तैयार हुई। अब ये टीडीएनए का एक पार्ट यहां आ गया, रेप्लिकेशन हो गया, एक पार्ट बना, यहां आ गया। अब बच्चों यही वीर जीन एक काम और करती है, इन प्लांट और बैक्टीरिया के बीच में कैसी ट्यूब बना देती है। अच्छा, ये ट्यूब केवल डाइकोट प्लांट में ही बनेगी। अगर यहां मोनोकोट प्लांट होता तो मोनोकोट प्लांट से एसिटोसिरिंगोन रिलीज नहीं होता, और एसिटोसिरिंगोन रिलीज नहीं होता तो वहां पर ये वीर जीन एक्सप्रेस नहीं होती, तो वहां पर इस तरह की ट्यूब नहीं बनती। तो ध्यान रखना, ये केवल और केवल डाइकोट प्लांट्स में ही होता है, क्योंकि उसी से एसिटोसिरिंगोन केमिकल रिलीज होता है। अच्छा, वीर जीन ने टीडीएनए को रेप्लिकेट किया, उसकी कॉपी बनाई, और ये जो यहां पे टीडीएनए बना, अब ये टीडीएनए इस बच्चों यहां ट्यूब से होता हुआ प्लांट में पहुंच जाता है। क्या सिखाया, कुछ समझ में आया? टीडीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, प्लांट में पहुंचा। बताओ, ये पूरा प्लाज्मिड प्लांट में जा रहा है या छोटा पार्ट, केवल एक छोटा सेक्शन टीडीएनए? एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, टीआई प्लाज्मिड का कौन सा पार्ट प्लांट में ट्रांसफर होता है, तो केवल और केवल टीडीएनए ट्रांसफर होता है। अब बच्चों ये टीडीएनए यहां आ चुका है। अब ये टीडीएनए क्या करता है, ये जो आपको प्लांट सेल का डीएनए दिख रहा है, इस प्लांट सेल के मेन डीएनए में जाके इंटीग्रेट हो जाता है, जुड़ जाता है। मतलब ये प्लांट सेल के मेन डीएनए में गया और मेन डीएनए पे जाकर ये इंटीग्रेट हो जाएगा। मतलब टीडीएनए इंटीग्रेटेड इनटू डीएनए ऑफ प्लांट सेल। ये बच्चों प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के डीएनए में जाके ये इंटीग्रेट हो गया, मतलब ये प्लांट के डीएनए में जाके जुड़ जाता है। इंटीग्रेट मतलब जुड़ गया। ये बच्चों यहां पर इतना, ये जो पार्ट है, ये पार्ट एग्जैक्टली कौन सा है, तो ये पार्ट वही टीडीएनए, तो ये टीडीएनए यहां इंटीग्रेट हो गया है। अच्छा, मेन डीएनए में जुड़ने से फायदा क्या है, मुझे इतना बताओ। इस टीडीएनए के पास ओआरआई साइट नहीं है, तो ये रेप्लिकेट अकेला नहीं कर सकता है। अब हुआ क्या, ये मेन डीएनए में जुड़ गया। अब इस मेन डीएनए में तो ओआरआई साइट होती है। अब होगा क्या, यहां से जैसे रेप्लिकेशन होगा तो ये टीडीएनए भी
प्लांट के अंदर साथ साथ रेप्लिकेट करता जाएगा और प्लांट की दूसरी सेल में भी ट्रांसफर होता जाएगा। तो मेन डीएनए में जुड़ने का फायदा समझ में है, ताकि ये रेप्लिकेट हो सके। अगर ये मेन डीएनए में नहीं जुड़ता तो फिर इसका रेप्लिकेशन कैसे होता, क्योंकि इसके पास तो ओआरआई साइट है ही नहीं, रेप्लिकेशन ही नहीं होता। तो मेन डीएनए में जुड़ गया। मेन डीएनए में जुड़ने से फायदा क्या हुआ, इसका आसानी से यहां पर क्या होता जाएगा, रेप्लिकेशन। अब बच्चों होता क्या है, ये जो टी डीएनए यहां पहुंचा है, ये टी डीएनए के अंदर यहां जो जीन लगी थी, आप सभी जानते हैं ये होती है टीआई जीन। अरे यही तो टीआई जीन थी। अब ये टीआई जीन यहां पर बनाती है आरएनए, आरएनए से बनते हैं प्रोटीन, प्रोटीन मतलब एक तरह से बन जाएंगे एंजाइम। यहां बच्चों एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, और ये जो एंजाइम बनते हैं, इन्हीं एंजाइम की हेल्प से यहां पर सिंथेसिस हो जाता है ऑक्सिन का और साइटोकाइनिन का। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन कुछ जानते हो? ऑक्सिन साइटोकाइनिन प्लांट ग्रोथ हार्मोन, मतलब टीआई जीन एग्जैक्टली ऑक्सिन साइटोकाइनिन के सिंथेसिस को बढ़ा देती है। वैसे प्लांट सेल में ऑक्सिन साइटोकाइनिन मिलता है, लेकिन ये टीआई जीन की वजह से एक्स्ट्रा ऑक्सिन साइटोकाइनिन बनने लग जाता है, और ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सिन साइटोकाइनिन बना है, एक्स्ट्रा बना है, यही एक्स्ट्रा साइटोकाइनिन ऑक्सिन अब इस सेल को डिवाइड होने के लिए प्रमोट करते हैं। अरे ऑक्सिन साइटोकाइनिन का लेवल बढ़ेगा तो सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर जो सेल होती थी, अब ये सेल के अंदर ऑक्सिन साइटोकाइनिन का लेवल बढ़ गया। अरे इसने ऑक्सिन साइटोकाइनिन का लेवल बढ़ा दिया, और ऑक्सिन साइटोकाइनिन के लेवल बढ़ने की वजह से अब ये सेल यहां पर ऐसे अनकंट्रोल्ड डिवाइड होने लग जाती है, और अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने की वजह से ही यहां पे बच्चों एग्जैक्टली ये ट्यूमर हो जाता है। तो ये ट्यूमर कैसे होता है, कुछ समझ में आया? जितनी बात मैंने आपको समझाई, एक आउटलाइन फिर से देता हूं। क्या कहा मैंने? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के अंदर वीड जीन है, टीडीएनए है। अच्छा, ये वीड जीन एसिटोसिरिंगोन केमिकल की प्रेजेंस में एक्सप्रेस होती है, टीडीएनए का रेप्लिकेशन कराती है, और इसी टीडीएनए को प्लांट में ट्रांसफर करती है। टीडीएनए को प्लांट में ट्रांसफर कौन कराता है? वीड जीन का प्रोडक्ट। अच्छा, प्लांट में जाने के बाद ये टीडीएनए प्लांट के मेन डीएनए में इंटीग्रेट हो जाता है। इंटीग्रेट मतलब जुड़ जाता है। बताओ जुड़ने से क्या फायदा? फायदा ये होता है कि जैसे ये प्लांट का डीएनए ओआरआई साइट से रेप्लिकेट होगा, ये भी साथ साथ रेप्लिकेट होता जाएगा। बात समझ में? अच्छा, मुझे बताओ यहां पर टीआई जीन करती क्या है? इस टीआई जीन की वजह से ऑक्सिन साइटोकाइनिन का सिंथेसिस बढ़ता है, और उसी की वजह से ये सेल अनकंट्रोल डिवाइड हो जाती है और ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। नीट में क्वेश्चन आ चुका है, टीआई जीन किसके सिंथेसिस को बढ़ाती है? तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। बात समझ में? मैंने बच्चों आपको यह बताया कि एग्जैक्टली ट्यूमर कैसे होता है। ट्यूमर कैसे होता है यह मैंने आपको समझाया। अब आप लोग अपना दिमाग लगाना, और मान लीजिए मेरे पास कोई डिजायर्ड जीन है, यह कोई डिजायर्ड जीन है। इस डिजायर्ड जीन को मुझे इस प्लांट में पहुंचाना है, तो बताओ हम इसको कैसे पहुंचाएं? मतलब इस डिजायर्ड जीन को कहां लगाए कि यह बच्चों प्लांट के अंदर ट्रांसफर हो जाए? अब अपना साइंटिफिक दिमाग लगाओ, आप लोग सोचो जरा क्या करना चाहिए। ये जो बनाया समझ में आया इतना तो भी? इसको नोट भी कर लो बच्चों पहले। क्लियर इतना सबको? अब बताओ ये जीन कहां ट्रांसफर कर लेनी चाहिए? सोचो जरा। हां, बहुत अच्छा दिमाग लगाते हैं कि इस टीआई जीन को हटा दे या टीडीएनए को हटा दे। टीडीएनए को पूरे को हटाने से फायदा नहीं बच्चों। किसको हटाएंगे? टीआई जीन, क्योंकि यही हार्मफुल जीन है। अरे यही तो नुकसान कर रही है, यही टीआई जीन तो ट्यूमर कोस करा रही है। तो इस टीआई जीन को हटा दो और उसकी जगह काम की जीन चिपका दो। मतलब इसमें से इसके हार्मफुल पार्ट को हटा के काम का पार्ट लगा दो। हार्मफुल पार्ट को वेक्टर से हटाना, इसे हम कहते हैं डिसआर्म्ड। डिसआर्म्ड का मतलब उसके आर्म को कट कर दिया, डिसआर्म कर दिया, हार्मफुल पार्ट को कट कर दिया। अब यह कैसे होता है यह मैं आपको समझाता हूं। पहले इतना नोट कर लिया सबने? यहां बच्चों अब एग्जैक्टली क्या होता है, यह बच्चों टीआई जीन है। बात को समझना। अब यहां पर यह जो टीआई जीन है, इस टीआई जीन को, यह बैक्टीरिया प्लांट सेल है ये तो आप जानती है, इस टीआई जीन को यहां से हटा देंगे। यहां से हटा दिया, और जैसे बच्चों ये टीआई जीन यहां से हटेगी, टीआई जीन के हटने की वजह से हुआ क्या, यहां पर एक गैप बन गई, और इसी गैप वाली जगह पर डिजायर्ड जीन को उठा के यहां चिपका देंगे। बताओ डिजायर्ड जीन हमने एग्जैक्टली किसकी जगह लगा दी? जहां बच्चों ये टीआई जीन थी, उस टीआई जीन को हटा दिया, टीआई जीन को हटा दिया और उसकी जगह डिजायर्ड जीन लगा दी। और डिजायर्ड जीन लगाने के बाद अब हमें कुछ नहीं करना है, चुपचाप बस बैठे बैठे देखते रहना है।
यहां बच्चों वीड जीन ने रेप्लिकेशन किया तो इससे टीडीएनए की कॉपी बनी, और जब ये टीडीएनए रेप्लिकेट हुआ तो डिजायर्ड जीन भी साथ जा रही है। अब ये डिजायर्ड जीन प्लांट में पहुंचेगी, और डिजायर्ड जीन प्लांट में जाने के बाद अब ये प्लांट के डीएनए के साथ इंटीग्रेट होगी। अच्छा, जैसे ये इंटीग्रेट होगी, ये टीडीएनए प्लांट में इंटीग्रेट होगा, इंटीग्रेट हुआ तो इस बार डिजायर्ड जीन आ गई। मतलब यहां पर ये जो जीन लगी हुई है ये एग्जैक्टली अपनी डिजायर्ड जीन है। तो हमने किया क्या, डिजायर्ड जीन को यहां लगाया और यहां लगाते ही आप देखो फाइनली प्लांट पे पहुंच गई, और प्लांट पे पहुंची नहीं, प्लांट के मेन डीएनए में भी जुड़ गई। अब बताओ मेन डीएनए में जुड़ने से क्या फायदा? हां, यह फायदा होता है कि इस ओआरआई साइट की वजह से यह भी साथ साथ रेप्लिकेट करता जाएगा, साथ साथ इसकी नंबर सेल के अंदर बढ़ती चली जाएगी। अरे बात समझ में? तो यह इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। तो एग्जैक्टली किया क्या, हार्मफुल जीन को हटाया, डिजायर्ड जीन को चिपकाया, और बस बैठे बैठे देखते रहे, और चुपचाप यहां पर इस जीन ने प्लांट के अंदर ट्रांसफर किया, और ट्रांसफर ही नहीं किया, मेन डीएनए में जुड़वा किया। और क्यों जुड़ा दिया? ताकि आगे की हर सेल के अंदर ये ट्रांसफर होती चली जाए। जो बात मैंने आपको यहां समझाई क्लियर हुई? तो ये बच्चों अपने आप में एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग है, अपने आप होता है, और हमें कुछ नहीं करना है, बस पार्ट को हटाओ, नई जीन चिपका दो, बाकी काम अपने आप हो जाता है। तो टीआई प्लाज्मिड प्लांट में जीन पहुंचाता है, लेकिन किस तरह के प्लांट में? डाइकोट प्लांट के अंदर। जो बात यहां पर मैंने आपको समझाई क्लियर हुई? समझ में आया सबको अच्छे से? अब बच्चों होगा क्या, इसके कुछ स्पेशल पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। टी का मतलब होता है ट्रांसफर डीएनए, डीएनए विच ट्रांसफर इन प्लांट, जो प्लांट में ट्रांसफर होता है। एट द प्लेस ऑफ वुंड, जहां पे भी प्लांट में कट लगता है, इन प्लांट एसिटोसिरिंगोन केमिकल इज रिलीज, एसिटोसिरिंगोन केमिकल रिलीज होता है। दिस केमिकल इंड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ वीड जीन, ये वीड जीन का एक्सप्रेशन कराती है। फिर क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ वीड जीन, वीड जीन से जो प्रोटीन बनते हैं, रेप्लिकेट एंड ट्रांसफर टीडीएनए इनटू प्लांट सेल, वो प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर करते हैं। टीआई जीन ऑफ टीडीएनए, टीआई जीन ऑफ टीडीएनए कंटेन जीन ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन सिंथेसिस। ऑक्सिन साइटोकाइनिन सिंथेसिस की जीन ही ये जो टीआई प्लाज्मिड के अंदर ये टीआई जीन होती है, ये टीआई जीन एग्जैक्टली किसकी जीन रखती है? ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। और इसी टीआई जीन को क्या कर देते? हटा देते। द हार्मफुल टीआई जीन रिमूव फ्रॉम द प्लाज्मिड, हार्मफुल जीन को हटा देते। नाउ दिस प्लाज्मिड इज नोन एज डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड। डिसआर्म्ड का मतलब हार्मफुल पार्ट को कट कर देना, उसे हम डिसआर्म्ड कह देते हैं। क्लियर? अच्छा, इसको हटा दिया तो अब इसकी जगह डिजायर्ड जीन लगा देंगे। तो एट द प्लेस ऑफ टीआई जीन डिजायर्ड जीन इज इंसर्टेड, डिजायर्ड जीन को इंसर्ट कर देंगे। नाउ डिजायर्ड जीन ट्रांसफर इनटू प्लांट एलोंग विथ टीडीएनए, टीडीएनए के साथ वो प्लांट में चली जाएगी, एंड इट इंटीग्रेटेड इनटू डीएनए ऑफ प्लांट सेल, और ये प्लांट सेल के डीएनए में इंटीग्रेट भी हो जाती है। क्लियर? ये जो मैंने पॉइंट बताए, ये पॉइंट आप ध्यान भी रखिए, ये सब क्वेश्चन आ चुके। ऑक्सिन साइटोकाइनिन की जीन होती है, ये टीडीएनए ही प्लांट के अंदर ट्रांसफर होता है, तो ये पॉइंट यहां से पूछे जा चुके हैं। क्लियर? तो आप लोगों को ये जितनी बातें मैंने यहां प्लांट की समझाई है, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। किया नोट? अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपको क्लियर कर देता हूं। एक बात और मुझे बताइए, ये मान लीजिए मेरे पास यहां पर कोई प्लांट है, इस प्लांट के अंदर, अब बताओ इस प्लांट के अंदर ये मेरे पास कोई डिजायर्ड जीन है, इसे डिजायर्ड जीन को प्लांट में ट्रांसफर तो करना है। बताओ प्लांट के कहां पर इसको ट्रांसफर किया जाए, मतलब रूट में ट्रांसफर करें, शूट में ट्रांसफर करें, लीफ में ट्रांसफर करें, कहां इसको पहुंचाना चाहिए? मतलब प्लांट के अंदर हम जीन पहुंचाते हैं तो कहां इसके अंदर पहुंचाना चाहिए? एक बात बच्चों आप लोग ध्यान रखना, प्लांट के अंदर जब जीन पहुंचाते हैं तो इस प्लांट में जीन पहुंचाने से कोई फायदा नहीं होता। मतलब जैसे एनवायरमेंट में जो प्लांट लगे, हम चाहे उसके अंदर जीन पहुंचा दे, कोई फायदा नहीं होगा। एग्जैक्टली हम करते क्या समझिएगा, ये जो हमारी डिजायर्ड जीन होती है, ये या तो प्लांट के एंथर के अंदर ट्रांसफर करेंगे या बच्चों ओव्यूल के अंदर, एंथर या ओव्यूल में, मतलब जहां गैमिट्स बनने वाले, या गैमिट्स के अंदर पहुंचा सकते हो। अब बच्चों डिजायर्ड जीन को उठा के यहां ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, यहां ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, अब डिजायर्ड जीन यहां गए, फिर बच्चों इसका फर्टिलाइजेशन होगा, और इसके फर्टिलाइजेशन से अल्टीमेटली मिलेगा सीड, और उस सीड के अंदर अपनी डिजायर्ड जीन होगी। भाई फर्टिलाइजेशन होगा, सीड मिलेगा। अब इस सीड को उठा के जब यहां पे ग्रो किया जाएगा, तो ग्रो करने के बाद अब जो प्लांट बनेगा, इस पूरे प्लांट के अंदर हमारी डिजायर्ड जीन होगी। मतलब जो प्लांट पहले से एग्जिस्टेंस है उसके अंदर जीन पहुंचाओ, कोई फायदा नहीं होता बेटे, कोई फायदा नहीं होता, काम ही नहीं करती हो तो, और काम भी कर लेगी तो पर्टिकुलर एक टिश्यू तक,
आप लोगों को इस पूरे प्लांट में जीन पहुंचानी होती है तो बेस्ट है उसके एंथर या ओव्यूल के अंदर पहुंचाओ। एंथर ओव्यूल में पहुंचाओगे तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, गैमेट्स में फर्टिलाइजेशन होगा तो सीड बनेंगे और उस सीड को उठा के ग्रो कराया जाए तो इस प्लांट के अंदर हर जगह अपनी जीन होगी और यही प्लांट कहला देंगे जीएम प्लांट, मतलब जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट या ट्रांसजेनिक प्लांट। ये एग्जैक्टली ट्रांसजेनिक प्लांट है और फार्मर यही तो करते हैं। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है कि खेतों में बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं उनमें जीन पहुंचा तो कोई फायदा नहीं। फार्मर ऑलरेडी ट्रांसजेनिक प्लांट लेके आते हैं मार्केट से और ये जो ट्रांसजेनिक सीड्स होते हैं इन्हीं ट्रांसजेनिक सीड को ग्रो किया जाता है और जब ग्रो करेंगे तो सारे के सारे प्लांट जेनेटिक मॉडिफाइड होंगे। अरे बात समझ में? तो ध्यान रखना, हम एग्जैक्टली जीन उसकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए पहुंचाते हैं। इसमें पहुंचाने से कोई फायदा नहीं। किसके लिए काम करना होता है? नेक्स्ट जनरेशन के लिए। और यह ध्यान रखना, प्लांट की कौन से पार्ट में जीन होती है? तो हर सेल में। अरे सीड में है तो इसी से तो पूरा प्लांट बनेगा, तो हर सेल के अंदर चली जाएगी। तो हर सेल के अंदर हमारी डिजायर्ड जीन यहां पर अवेलेबल रहती है। बात समझ में है बच्चों अच्छे से? तो ये पॉइंट बस ऐसे समझने के लिए नोट करने की जरूरत नहीं। बस हाँ, ये पूछे प्लांट के अंदर कहां जीन है तो आप कहोगे हर सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। क्लियर? हम बच्चों जीन ट्रांसफर समझ रहे थे। जीन ट्रांसफर का अगला तरीका हम समझ रहे हैं एनिमल सेल में। तो जीन ट्रांसफर इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में मान लीजिए ये कोई एनिमल है, माइस की हम बात करें, इसके अंदर हमें इस डिजायर्ड जीन को पहुंचाना है। ये डिजायर्ड जीन है, ये हमें पहुंचानी है। अब मुझे बताइए एनिमल के अंदर इस डिजायर्ड जीन को कहां पहुंचाए, किसकी बॉडी के हर सेल में चली जाए, मतलब इस जीन को उठा के कहां डाला जाए इसके अंदर, किसकी बॉडी की हर सेल में चली जाए। हाँ, अगर हम इसके अंदर जीन पहुंचाते हैं तो इसमें जीन पहुंचाने से कोई फायदा नहीं। मान लीजिए बच्चों इसमें हम जीन ट्रांसफर कर भी दें, यहां पर मान लीजिए हमने जीन ट्रांसफर कर दी, तो जीन ट्रांसफर कर दी तो यहां पे ट्रांसफर की है तो बस ये इस एरिया में यहां तक ही रहेगी, मतलब ये इसकी पूरी बॉडी में नहीं जा सकती। जैसे समझो मान लीजिए अपने स्किन के अंदर हमने मान लीजिए जीन पहुंचाई तो ऐसा नहीं कि वो पूरी बॉडी में चली जाएगी, स्किन के सेल में एक लिमिटेड सेल में ही रहेगी, पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो ही नहीं सकती। यानी यहां एनिमल में अब जीन ट्रांसफर करने से डायरेक्टली यहां कोई फायदा नहीं होगा, मतलब पर्सन के अंदर आप जीन पहुंचाओ ऐसा कोई फायदा नहीं होगा। मेन फायदा फिर कब होता है? मेन फायदा तब होगा जब यहां पर सबसे पहले इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया जाए, मतलब ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया जाए, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज बनाई जाए। और ये जो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब सेल अभी जैसे 2 सेल है, 4 सेल है, 8 सेल है, अर्ली स्टेज है, और उन्हीं अर्ली स्टेज के अंदर अब यहां पर ये जीन उठा के ट्रांसफर करो। और ट्रांसफर करने के लिए एनिमल में जीन पहुंचाना है तो वेक्टर रेट्रोवायरस का यूज करेंगे। तो रेट्रोवायरस की हेल्प से एनिमल के अंदर ये जीन यहां पहुंचा दी। अच्छा, एनिमल में भी कहां पहुंचे? उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में पहुंचाए। अगर हम डायरेक्ट एनिमल में पहुंचाते कोई फायदा नहीं होता। कहां पहुंचाएंगे? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। अच्छा, जाइगोटिक सेल में या अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में आप पहुंचा दो। अब ये जो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज की सेल थी इसको उठा के ये जीन यहां पहुंचा दी। अब इसको उठा के यहां पर इसको पहुंचा देंगे हम मदर के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, मतलब इसको इंप्लांट कर दिया जाएगा मदर से के अंदर। तो मदर के अंदर इसको इंप्लांट कर देंगे। इंप्लांट करने के बाद अब बच्चों जो नेक्स्ट प्रोजेनी बनेगी, नेक्स्ट प्रोजेनी जो बनेगी, उस नेक्स्ट प्रोजेनी की आप देखोगे हर सेल के अंदर ये डिजायर्ड जीन पहुंचती जाएगी। मतलब इसके अंदर जितनी भी सेल्स होगी हर सेल्स के अंदर वो डिजायर्ड जीन आपको, हर सेल में ऐसी डिजायर्ड जीन आपको दिखेगी। बात समझ में? एक बात मुझे बताओ, अगर हम जीन को डायरेक्टली एनिमल में पहुंचाते कोई फायदा नहीं होता। तो कैसे पहुंचाया गया? एम्ब्रियोनिक स्टेज की सेल ली गई, उसके अंदर जीन को पहुंचाया, फिर उसको मदर में ट्रांसफर किया और उससे जो प्रोजेनी बनेगी उस प्रोजेनी के अंदर हर सेल के अंदर अपनी डिजायर्ड जीन होगी और ये यहां पे प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर वर्क कर रही होगी। बात समझ में? तो कब ट्रांसफर करना है? अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ट्रांसफर करना है। और वेक्टर कौन सा काम में लेते हैं? रेट्रोवायरस। कुछ बात समझ में है बच्चों अच्छे से? तो इसको चाहे तो आप नोट कर लीजिए। क्लियर? अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, एनिमल के अंदर जब जीन ट्रांसफर करते हैं तो उसका खास पॉइंट, इन एनिमल्स जीन ट्रांसफर इज कंप्लीटली सक्सेसफुल। कब सक्सेसफुल होगा? व्हेन इट इज ट्रांसफर इन आइदर जाइगोटिक और अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, या तो जाइगोटिक स्टेज या अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ट्रांसफर की जाए। ट्रांसफर करने की मेनली 2 मेथड है। उसमें पहला आता है डायरेक्ट मेथड, जिसमें आता है माइक्रो इंजेक्शन, और दूसरा आता है डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस। अच्छा, मैंने डिसआर्म्ड वर्ड क्यों लिखा होगा? हाँ, उस रेट्रोवायरस की हार्मफुल जीन को हटाएंगे, डिजायर्ड जीन को वहां लगा देंगे। वही टीआई प्लाज्मिड जैसी इसकी कहानी चलती है, सेम वही कहानी चलती है। बात समझ में? तो ध्यान रखना, डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस का यूज करेंगे। अगर हम डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं यानी वेक्टर का यूज नहीं करते तो माइक्रो इंजेक्शन लगाएंगे,
और इनडायरेक्ट तरीके से हम रिट्रोवायरस की हेल्प से जीन पहुंचा सकते हैं। अभी जो जीन ट्रांसफर के मैं आप लोगों को इनडायरेक्ट मेथड समझा रहा था जिसमें हम वेक्टर यूज कर रहे थे, अब बच्चों मैं इसमें डायरेक्ट मेथड भी आपको यहां समझा देता हूं कि कौन कौन सी डायरेक्ट मेथड होती है। तो अगला पार्ट जो हम लेने जा रहे हैं वो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है जिसमें वेक्टर का यूज नहीं करना है। आज के टाइम पर भी ऐसी टेक्निक्स आ चुकी है जिसमें हम बिना वेक्टर के भी जीन पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना, अगर आपके पास वेक्टर है तो पहली चॉइस हमेशा वेक्टर की हेल्प से ही पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इन डायरेक्ट तरीके से जीन तो पहुंच जाती है लेकिन इनमें सक्सेस रेट रिलेटिवली कम होती है। ऐसा नहीं कि नहीं होती, होती है, लेकिन रिलेटिवली इनमें सक्सेस रेट कम होती है। तो डायरेक्ट जीन ट्रांसफर हम समझने वाले हैं। डायरेक्ट का मतलब वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर, बिना वेक्टर के। इनमें सबसे पहला तरीका आता है माइक्रो इंजेक्शन। नाम से समझ में आ रहा है, माइक्रो इंजेक्शन मतलब हम सेल को यहां पर कोई ना कोई इंजेक्शन लगाने वाले। नाम से समझ में आ रहा है, माइक्रो इंजेक्शन मतलब सेल को क्या कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो इसी को हम नाम दे दिया जाता है माइक्रो इंजेक्शन। इसको बच्चों ऐसे समझिएगा। अच्छा, ये जो मेथड होती है एनिमल सेल के लिए बेस्ट है, एनिमल के लिए बेस्ट होती है, बट इट में ऑल्सो यूज फॉर प्लांट। लेकिन आप इसे प्लांट के लिए भी यूज कर सकते हैं। हां, बेस्ट किसके लिए है तो क्या बताओगे, एनिमल के लिए बेस्ट होती है। इस मेथड में करते क्या है, ये बच्चों होस्ट सेल है, इसका ये डीएनए है। अब बच्चों इस होस्ट सेल को सबसे पहले क्या करते हैं, सेल को ऐसे वैक्यूम की हेल्प से इसको होल्ड कर दिया जाता है। वैक्यूम की हेल्प से इसको क्या कर देंगे, होल्ड कर देंगे। जैसे वैक्यूम में इसको ऐसे पकड़ के रखेंगे। अब यहां पर ऐसे ये माइक्रो इंजेक्शन लेते हैं, सिरिंज टाइप का। इस माइक्रो इंजेक्शन के अंदर डिजायर्ड जीन को रख देंगे और इस डिजायर्ड जीन को इस तरह से ट्रांसफर करेंगे कि ये इसके डायरेक्ट सेल के न्यूक्लियस में जाए। मतलब ये जो सेल का न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर ही ट्रांसफर करे। इस तरह से इंजेक्शन लगाना है कि सेल के भी डायरेक्ट न्यूक्लियस में जाए। ये जो एक्सपर्ट आदमी होंगे वही इस तरह का इंजेक्शन लगा सकते हैं। यह बड़ा मुश्किल काम होता है। हां, यहां बच्चों इसको इस तरह से ट्रांसफर करेंगे कि डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर पहुंची, ये डिजायर्ड जीन पहुंची। अच्छा, केवल पहुंचने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये यहां आप रेप्लिकेट नहीं कर सकती। तो इस तरह से इसको साथ में ट्रांसफर किया जाएगा कि ये इसके मेन डीएनए में जाके ऐसे इंटीग्रेटेड भी हो जाए। मतलब ये मेन डीएनए के साथ ऐसे इंटीग्रेट हो जाए। अच्छा, मेन डीएनए से इंटीग्रेट होने का फायदा क्या है, ताकि ये जैसे रेप्लिकेट करे साथ साथ ये भी यहां पर रेप्लिकेट करता जाए। अगर मेन डीएनए में नहीं जुड़ेगा तो फिर इसका रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। तो कैसे ये मेथड काम करती है समझ में आया बच्चों अच्छे से। हम यहां पर सेल के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं और इंजेक्शन लगाते नाम दे दिया माइक्रो इंजेक्शन, और ऐसे ट्रांसफर करना है कि डायरेक्ट उसके न्यूक्लियस में जाए। और केवल जाने से काम नहीं होगा, मेन डीएनए में जुड़ना भी बहुत जरूरी है। हम डिजायर्ड जीन की एक नहीं कई कॉपी डालते हैं, इनमें से कुछ तो जुड़ी जाएगी। बात समझ में? मुझे बताओ यहां हमने कौन सा वेक्टर यूज किया, कोई नहीं। और वेक्टर का यूज नहीं किया इसलिए इसको नाम दिया गया डायरेक्ट मेथड। बिना वेक्टर के हम डायरेक्टली जीन पहुंचा रहे हैं, तो डायरेक्ट मेथड है। ये जो मेथड माइक्रो इंजेक्शन है इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में लिखिए तो इस पर स्टार लगा लेना। और ये अच्छे से याद रखना, एनिमल के लिए बेस्ट है। हां, प्लांट में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, प्लांट के अंदर बच्चों आप सभी जानते हैं ये प्लांट सेल है। इस प्लांट सेल के अंदर की तरफ ये बच्चों यहां पर होती है सेल मेम्ब्रेन। अब प्लांट के अंदर जब इंजेक्शन लगाते हैं तो ये बाहर की तरफ सेल वॉल जो होती है रिजिड होती है, और सेल वॉल होगी तो ये प्रॉपर इंजेक्शन नहीं लग पाता। तो इसीलिए प्लांट के अंदर क्या करना होता है, सबसे पहले इसकी इस सेल वॉल को यहां से हटा दिया जाएगा। सेल वॉल को क्या कर देंगे, हटा देंगे, और सेल वॉल हटाने के बाद ट्रांसफर करेंगे। अरे बात समझ में? यानी प्लांट में भी ये काम में लिया जा सकता है, लेकिन पहले सेल की सेल वॉल हटानी पड़ेगी और उसके बाद यहां पर इसको इंजेक्शन के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। बात समझ में? अच्छा, सेल वॉल को अगर हटा दिया जाए तो जो बची हुई सेल होती है उसको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट का मतलब सेल वॉल को हटाने के बाद रिमेनिंग सेल प्रोटोप्लास्ट, और उस प्रोटोप्लास्ट के अंदर यहां पर ट्रांसफर करेंगे। तो प्लांट के अंदर ट्रांसफर तो कर सकते हैं, लेकिन किस फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे, प्रोटोप्लास्ट की फॉर्म में। क्लियर? ये जो बात समझे, क्लियर हुई सबको अच्छे से? ये तो है माइक्रो इंजेक्शन, ये नोट कर लीजिए आप लोग। चाहे तो डायग्राम भी बना लो। अगला इसी में पार्ट आता है सेकंड, इलेक्ट्रोपोरेशन। नाम से समझ में आ रहा है, पोरेशन का मतलब होता है पोर, इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं, गड़बड़ नहीं करना। इलेक्ट्रोपोरेशन, पोरेशन अलग है। पोरेशन में हम क्या करते हैं, सेल के अंदर पोर्स बना देते हैं, लेकिन पोर बनाने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करते हैं, तो टेक्निक का नाम बन गया इलेक्ट्रोपोरेशन।
अच्छा, ये इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड इट क्रिएट ट्रांजिएंट या टेम्परेरी पोर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर टेम्परेरी पोर बना देते हैं टू फैसिलिटेट एंट्री ऑफ फॉरेन डीएनए, ताकि से डीएनए अंदर इंटर कर जाए। मान लीजिए बच्चों यहां पर ये एक फ्लास्क है, एक एपरेटस है, इस एपरेटस के अंदर ये होस्ट सेल ले ली। अच्छा, यहां पर अब क्या करेंगे, इसके अंदर यहां पर ऐसे पॉजिटिव और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा देंगे। मतलब इलेक्ट्रोड लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसफर कर दिया, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा दिया, नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा दिया। यहां पे बच्चों ये डिजायर्ड जीन को रख दिया। अब हम क्या कर, अच्छा डिजायर्ड जीन की एक नहीं कई कॉपी रखेंगे। अब यहां पर क्या करेंगे, इसको शॉक लगाएंगे। जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा तो इस सेल के अंदर ऐसे पोर्स बनेंगे, और पोर बनेंगे तो इन पोर से होता हुआ डीएनए अंदर पहुंचेगा। लेकिन एक बात फिर मैं कहूंगा, यहां पर केवल अंदर जाने से काम नहीं होगा, मेन डीएनए के साथ अटैच भी होना पड़ेगा। और जब ये मेन डीएनए के साथ जुड़ जाएगा तो आगे की सेल के अंदर ये ट्रांसफर होता जाएगा। क्लियर? तो हमने यहां पर कौन सा वेक्टर यूज किया? कोई नहीं, हम डायरेक्ट यहां पहुंचा रहे, सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के पोर बना रहे। टेक्निक का नाम इलेक्ट्रोपोरेशन। अच्छा, ये पोर टेम्परेरी होना चाहिए, क्योंकि अगर ये परमानेंट हो गया तब तो फिर सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो एक हल्का सा पोर लगा, हल्का सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं कि उसमें ट्रांजिएंट पोर बन जाए। बात समझ में? इलेक्ट्रोपोरेशन के बाद अगली मेथड आती है। अच्छा, इलेक्ट्रोपोरेशन प्लांट एनिमल में यूज कर सकते हैं। प्लांट में यूज करना है तो बेस्ट है कि पहले सेल वॉल हटा दें। पार्टिकल गन बायोलिस्टिक मेथड या जीन गन कहते हैं। यह भी एक इंपॉर्टेंट मेथड है जो आपकी एनसीईआरटी में दी है। पार्टिकल गन बायोलिस्टिक मेथड या जीन गन में होता क्या है? सुटेबल फॉर प्लांट, यह प्लांट के लिए सबसे बेस्ट है। इसमें क्या होगा, सेल्स आर बम्बार्डेड विथ हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल। सेल्स के ऊपर हम हाई वेलोसिटी के माइक्रो पार्टिकल से वहां ट्रांसफर करेंगे ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन कोटेड विथ डीएनए। इसमें जो माइक्रो पार्टिकल यूज करेंगे उसमें गोल्ड या टंगस्टन की कोटिंग कर देंगे। सीधी सी बात, ऐसे समझो आप इसको। इसमें क्या किया जाएगा कि जो डिजायर्ड जीन है उस डिजायर्ड जीन को हम हाई स्पीड से फेंकेंगे, सेल के ऊपर हाई स्पीड से ट्रांसफर करेंगे। अब जो डिजायर्ड जीन को हाई स्पीड से भेजे कैसे, तो उसे हम क्या करते हैं, ऐसे माइक्रो पार्टिकल्स की फॉर्म में बनाते हैं। और माइक्रो पार्टिकल बनाने के लिए हम इसके चारों तरफ गोल्ड या टंगस्टन की कोटिंग कर देते हैं। मतलब ऐसे ये डिजायर्ड जीन ऐसे गोल्ड के साथ कोट कर देंगे या टंगस्टन के साथ कोट करते हैं। कोटिंग करते टाइम हो सकता है इनकी सरफेस के ऊपर भी कोट की जा सकती है। क्लियर? यहां पर गोल्ड या टंगस्टन की क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं। मतलब जैसे ये गोल्ड है, इसके ऊपर ऐसे डीएनए को ऐसे अटैच भी कर सकते हैं, कोटिंग इस तरह से भी कर सकते हैं। गोल्ड या टंगस्टन लेने का फायदा यह होता है कि ये दोनों इनर्ट है और साथ ही साथ ये टॉक्सिक नहीं होती। गोल्ड और टंगस्टन टॉक्सिक नहीं होती, मतलब ये नॉन टॉक्सिक है। तो अगर ये सेल में चले भी जाए तो कोई नुकसान नहीं करते। इनर्ट मेटल है और इनर्ट होने की वजह से कोई नुकसान नहीं करते, इसीलिए गोल्ड या टंगस्टन का यूज किया जाता है। यह क्वेश्चन आ चुका है। पार्टिकल गन मेथड में कोटिंग किसकी की जाती है, तो क्या बताओगे? गोल्ड या टंगस्टन की कोटिंग करते हैं। यानी गोल्ड या टंगस्टन कैसे माइक्रो पार्टिकल्स बना देते हैं। क्लियर? इतना नोट किया? ये बच्चों यहां पर गोल्ड या टंगस्टन के पार्टिकल्स थे जिसके अंदर डिजायर्ड जीन रखी है। अब हम यहां पर एक ऐसा एपरेटस काम में लेते हैं। इस एपरेटस के अंदर क्या करते हैं, ये जो गोल्ड और टंगस्टन के माइक्रो पार्टिकल से उनको उठा के यहां रख देते हैं। मतलब इन गोल्ड टंगस्टन के माइक्रो पार्टिकल को उठा के यहां रख देते हैं। इनको माइक्रो प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं। अच्छा, इसी में क्या किया जाता है, नीचे की साइड में यहां पर ये टारगेट सेल लगा दी जाती है। ऐसे बच्चों यहां पर ऐसे बना देता हूं मैं, ये बच्चों यहां पर ऐसे टारगेट सेल को रख दिया गया, यहां पर ये टारगेट सेल रख दी जाती है। क्लियर? ऐसे नीचे की तरफ। अब क्या करेंगे, इसको यहां पर हाई स्पीड से ऐसे एसिलेट करेंगे हाई वेलोसिटी के साथ। जब ये हाई वेलोसिटी के साथ जाएगा तो ये जो सेल है, ये सेल बच्चों इसमें से होते हुए यहां चली जाएगी नीचे की तरफ, और ये पार्टिकल यहीं रुक जाएगा। मतलब ये जो पार्ट है यहीं रुक जाएगा और सेल हाई स्पीड से नीचे की तरफ ट्रांसफर की जाती है। ऐसा एक एपरेटस काम में लेते हैं। जब बच्चों इसको यहां ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर करते टाइम ये बच्चों यहां से ऐसे हाई स्पीड से इसको मूव कराए हाई स्पीड से, तो ये सेल ऐसे नीचे की तरफ जाएगी और सेल जाने के बाद ये बच्चों बम्बार्ड कर दी जाती है होस्ट सेल के ऊपर। मतलब ये जो होस्ट सेल है इनके ऊपर ये ऐसे बम्बार्ड करेंगे और ये हाई स्पीड से सेल के अंदर पहुंचेंगे। इतनी हाई स्पीड से पहुंचेंगे कि ये डायरेक्टली सेल के न्यूक्लियस में जाके ट्रांसफर हो जाए। क्लियर? लेकिन इतनी भी हाई स्पीड नहीं होनी चाहिए कि सेल को ही पेनिट्रेट कर जाए। तो ध्यान रखना, इस तरह से इसकी वेलोसिटी मेंटेन करते हैं कि बस ये सेल के अंदर इंटर कर जाए। बात समझ में? मुझे बताओ, यहां पर भी हम कोई वेक्टर यूज नहीं कर रहे हैं
और वेक्टर यूज नहीं कर रहे हैं तो यह भी एक वेक्टरलेस तरीका है। यह तरीका ज्यादा बेस्ट है किसके लिए? प्लांट के लिए। प्लांट के लिए सबसे बेस्ट तरीका एक ये है जीन गन मेथड का हम यूज करें। गन इसलिए कहा जाता है जीन गन, जैसे हम बुलेट की स्पीड से इसको पहुंचाते हैं। गन के अंदर बुलेट है तो सेम यही है, ये गन है, इसके अंदर ये बुलेट है, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया जीन गन मेथड। क्लियर? तो जीन गन मेथड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके लिए यूज की जाती है? प्लांट के लिए। किसकी कोटिंग करते हैं? गोल्ड या टंगस्टन। क्यों करते हैं? इनर्ट है, टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं करते। बात समझ में? चाहे तो आप इस तरह से डायग्राम भी इसको बना सकते हो कि किस तरह से इसका यूज किया जाता है। क्लियर? इसी में ही अगला आता है डायरेक्ट मेथड, हम समझ रहे हैं। डायरेक्ट मेथड में नेक्स्ट आता है और वो है केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। केमिकल की मदद से हम जीन पहुंचाएंगे। यहां बच्चों एक स्पेशल केमिकल काम में लिया जाता है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। केमिकल का नाम पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, शॉर्ट में इसको पीईजी कहते हैं। अच्छा, ये पीईजी की हेल्प से भी हम डीएनए को ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे पहले ऐसे फ्लास्क के अंदर पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल को भर दिया जाता है, मतलब यहां पर ऐसे पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल को भर दिया गया। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का सॉल्यूशन यहां भर दिया जाता है, होस्ट सेल को रख देते हैं और डिजायर्ड जीन को रख देते हैं। अब ये पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल इन डीएनए के साथ बाइंड अप करता है, सेल्स के अंदर ये ऐसे पोर्स बनाता है और उनसे होता हुआ ये डीएनए अंदर आ सकता है। लेकिन एक खास बात है, इसमें सक्सेस रेट बहुत ही कम होती है। अगर हम पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल को डायरेक्टली यूज करते हैं, सक्सेस रेट बहुत कम होती है और इसके एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या होते हैं प्रॉपर क्लियर भी नहीं है कि कैसे ये जीन पहुंचा देता होगा। क्लियर? बस इतना ध्यान रखो, केमिकल से भी हम जीन पहुंचा सकते हैं। अगर आपसे उस केमिकल का नाम पूछे तो यह नाम ध्यान रखना, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, शॉर्ट में इसको पीईजी के नाम से लिखते हैं। पीईजी का सॉल्यूशन लेंगे, डिजायर्ड जीन को रखेंगे, इससे भी जीन पहुंचा सकते हैं। क्लियर? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का यूज तब ज्यादा अच्छे से किया जा सकता है जब हम यहां पर लाइपोसोम की मदद से जीन पहुंचाएं। बात आती है लाइपोसोम है क्या? इस मेथड के अंदर डीएनए को इनक्लोज किया जाता है विथ लिपिड बैग। लिपिड के बैग के अंदर इसको इनक्लोज कर दिया जाता है डीएनए को। दिस लिपिड बैग्स फ्यूज विथ प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट मतलब जिसके अंदर सेल वॉल नहीं है, उसके साथ इसको फ्यूज करते हैं। ऐसे समझिएगा, ये डिजायर्ड जीन है, इसको हमें इस सेल के अंदर पहुंचाना, होस्ट सेल। होस्ट सेल की खास बात यह होती है कि इसमें सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए, सेल वॉल नहीं। इसके अंदर सेल वॉल नहीं होनी चाहिए, सेल वॉल नहीं होनी चाहिए, केवल सेल मेम्ब्रेन। जैसे हम एनिमल की सेल ले सकते हैं या प्लांट यूज कर रहे हैं तो पहले सेल वॉल को हटा दिया जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको उठा के सबसे पहले ऐसे बच्चों लिपिड के बैग में पैक कर देते हैं। यहां बाहर की तरफ ये बच्चों ऐसे लिपिड की बाई लेयर होगी और ये जो लिपिड का बैग आपको दिख रहा है, लिपिड के इसी बैग को नाम दे दिया जाता है लाइपोसोम। लाइपोसोम क्या है? लिपिड का बैग। और इस लिपिड के बैग के अंदर ये डिजायर्ड जीन को रख दिया। अब इसको उठा के, अच्छा मुझे बताओ, यहां पर बाहर लिपिड की लेयर है, मतलब एक तरह से मेम्ब्रेन ही है, और यहां पर भी सेल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन भी लिपिड की बनी है। इधर भी लिपिड है, इधर भी लिपिड है, दोनों तरफ मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन या लिपिड की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आप जानते हैं, ये क्वासी फ्लूइड नेचर के होते हैं, ये लेटरल मूवमेंट शो करते हैं। कुछ पढ़ा है आप लोगों ने कि लिपिड लेटरली ऐसे मूव करते रहते हैं, लेटरल मूवमेंट शो करते हैं। तो यहां पर ये लाइपोसोम के मॉलिक्यूल सबसे पहले मेम्ब्रेन से टच होते हैं। अब इसके फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल मूव करते करते इसमें जाएंगे और इसके फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल इसमें आएंगे। दोनों के फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल ऐसे यहां मूव करने लग जाते हैं और जब फॉस्फोलिपिड ऐसे मूव करते हैं तो ये दोनों ही आपस में फ्यूज हो जाती है। मतलब ये जो लाइपोसोम है सेल मेम्ब्रेन के साथ ऐसे फ्यूज हो जाता है और फ्यूज होने के बाद ये डिजायर्ड जीन अंदर पहुंच जाता है। और फिर कहूंगा केवल अंदर जाने से काम नहीं चलेगा, मेन डीएनए के साथ जुड़ेगा तभी सक्सेस मिलेगी। अच्छा, ये जो डायरेक्ट तरीके हैं, कोई वेक्टर काम में नहीं ले रहे, डिजायर्ड जीन को उठा रहे हैं, डायरेक्ट पहुंचा रहे। इन डायरेक्ट मेथड में दिक्कत यह आती है कि इनमें सक्सेस रेट वेक्टर के कंपैरिजन में रिलेटिवली कम होती है। तो ऐसा कहा जाता है वेक्टर है तो पहले हम वेक्टर का ही यूज करें। क्लियर? ये जो लाइपोसोम है ये किसके लिए बेस्ट होगा? जिनमें भी सेल मेम्ब्रेन है, मतलब एनिमल्स के लिए ज्यादा बढ़िया है। प्लांट में भी यूज तो कर सकते हैं। बताओ, प्लांट में यूज करना है तो क्या करें? तो पहले बच्चों इसकी सेल वॉल को हटाएंगे, सेल वॉल को हटाएंगे, फिर इसके साथ जो रिमेनिंग सेल होगी उसको प्रोटोप्लास्ट कहेंगे और प्रोटोप्लास्ट के साथ फ्यूज करा दिया जाएगा। बात समझ में? मैंने आप लोगों को डायरेक्ट मेथड टोटल 5 बताई है। कौन कौन सी? फटाफट रिवाइज करते हैं। हमने बच्चों इसमें सबसे पहले सीखा माइक्रो इंजेक्शन, उसके बाद इलेक्ट्रोपोरेशन, जीन गन,
केमिकल और लाइपोसोम, ऐसे 5 बताए। इन 5 में से 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो माइक्रो इंजेक्शन और एक जीन गन। ये 2 आपकी एनसीईआरटी में लिखे हैं, तो इन 2 को तो अच्छे से याद रखना। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, यहां हम इन 2 मेम्ब्रेन को क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं। तो इनको फ्यूज करते टाइम यहां पर पीईजी का यूज कर सकते हो। पीईजी मतलब पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। ये पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का यूज करने से फ्यूजन आसानी से होता है। अगर कभी भी 2 मेम्ब्रेन को फ्यूज करना है, सबसे बढ़िया केमिकल पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। तो कभी ऐसे क्वेश्चन आए 2 मेम्ब्रेन फ्यूज करानी है, विच केमिकल इज यूटिलाइज, तो हम क्या लिख सकते हैं, पीईजी का हम यहां पर यूज कर सकते हैं। क्लियर। टोटल 5 मेथड, मैं फिर कहूंगा 2 इंपॉर्टेंट, माइक्रो इंजेक्शन और जीन गन। इन 2 को आप अच्छे से ध्यान रखें। तो कैसे बच्चों जीन पहुंचाते हैं, ये मैंने आपको सारे तरीके बता दिए। इनडायरेक्ट में वेक्टर का यूज नहीं करना है, डायरेक्ट में करना है। अच्छा, क्वेश्चन भी ऐसे पूछेंगे हो, प्लांट के अंदर जीन ट्रांसफर की इनडायरेक्ट मेथड कौन सी है। प्लांट के अंदर जीन ट्रांसफर इनडायरेक्ट मेथड, उसमें पहला ऑप्शन आपको दे देंगे जीन गन, सेकंड ऑप्शन दे देंगे माइक्रो इंजेक्शन, इस तरह से ऑप्शन दे देंगे। अच्छा, थर्ड आ जाएगा पीबीआर और फोर्थ आ जाएगा टीआई प्लाज्मिड। इस तरह से ऑप्शन बना के देंगे। क्या आंसर जाएगा, हाँ टीआई प्लाज्मिड। इनडायरेक्ट मतलब वेक्टर यूज करना है, ये यूज नहीं करेंगे, ये यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो वेक्टरलेस है, डायरेक्ट है। अरे क्वेश्चन इनडायरेक्ट पूछ रहा है। पीबीआर कब काम में लेते हैं, वो तो बैक्टीरिया के लिए काम में लेते हैं। प्लांट में पहुंचाना है तो फिर हम किसका यूज करेंगे, टीआई प्लाज्मिड। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं। अब बच्चों को एग्जाम में कई बार ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं दिखता है और गलतियां कर देते हैं, तो हमें सोच समझ के क्वेश्चन सोल्व करना है, कैसे इसका आंसर देना है, समझ में आया सबको अच्छे से, इसको भी नोट कर लीजिएगा।